सो हाउ मेनी कंपनीज जनरली आप फाइनली सेलेक्ट करते हैं एज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो? अभी कितनी कंपनीज है? कॉकरोच कंपनीज, ये क्या कॉन्सेप्ट है? So, cockroach companies are those that will basically survive nuclear war. ऐसी कौन सी कंपनीज, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो चलते रहेंगे? अच्छा, यूटिलिटीज हो गई, एग्रोकेमिकल कंपनीज हो गई, फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई. जैसे VCs के अंदर में होता है ना कि 100 में इन्वेस्ट करोगे तो 7-8 ही सक्सेसफुल होती है, विच रिकवर्स योर लॉसेज इन अदर. इसमें कितना होता है सक्सेस परसेंटेज? अब 3 गुना हो गए, 4 गुना हो गए, तो आपका माइंड क्या बोल रहा है कि यार इतने हो गए, अब तो निकलो? फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है. मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज और मेरे साथ जुड़े हैं करण. हेलो करण. हाय विवेक. वेलकम. दोस्तों कल करण के बारे में हमने जाना था, बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है, इंस्पायरिंग है. इनके फैमिली के अंदर में शेयर बाजार कूट कूट के भरा हुआ है. तो आज हम इनसे सीखेंगे कि पार्ट टाइम जो काम कर रहे हैं, कुछ है बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम इन्वॉल्व होकर स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कैसे बनता है ना. इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए लास्ट तक देखना पड़ेगा. बीच में अगर खो जाओगे ना तो फिर एसेंस जो है वो वीडियो का नहीं मिलेगा. तो शायद वीडियो 1 घंटे तक चले, बट आप हो सके तो 1.25 में देख लीजिएगा, बिकॉज बात करते करते कई बार हम लोग स्लो हो जाते हैं, पर आप स्लो मत होइएगा और 1.25 में देखिएगा और लास्ट तक आप पूरा वीडियो को देखिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर पीपल हु आर पार्ट टाइम इन टू द मार्केट और यहाँ से पैसा बनाना है. ओके, सो करण, आप क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग फोकस काम करते हैं, इफ़ आई कैन यूज़ दैट टर्म फॉर यू, तो थोड़ा उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सीखें, और साथ साथ में मैं क्वेश्चंस पूछता रहूँगा बीच में. श्योर. तो चालू करते हैं. पीपीटी सामने. सो आई थिंक मैंने करना पहले शुरू कर दिया था, बाद में जब इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं. अच्छा. सो आई थिंक मेरा बेंट ऑफ माइंड वो नहीं था, बट जो मुझे सीख मिली, जो मैंने सीखना शुरू किया, जिस तरीके की स्टॉक सिलेक्शन थी, जिस तरीके की एक्टिविटी मार्केट में देखी, तो पता चला इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं. एसेंशियली आई थिंक अगर वन लाइन में कहें, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट ट्राइंग टू बाय स्टॉक्स बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. ओके. अब इंट्रिंसिक वैल्यू अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको हम 3-4 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. आई थिंक उसको देखने का जो तरीका है वो हमको डेवलप करना है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल बी एबल टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू डू थिंग्स. ग्रोथ इन्वेस्टिंग का जो एक पूरा कैंप है वो बेसिकली ये कहता है, अगर बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, आप उस ट्रेन में चढ़ जाइए और बेसिकली ये अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा एंड यू कैन इन्वेस्ट एंड मेक मनी. Value investing is slightly different, where we know for sure that the train is going to a certain destination and it may slow down and even stop at times. But where you get on the train and where you are going, that basically determines आपका future क्या होगा. Okay. So if we are looking at intrinsic value, it can be something as simple as let's say the company that you're buying is in an industry जहाँ पर margins या पैसा बनाने का जो तरीका है वो कुछ टाइम के लिए स्लो हो गया है या बंद हो गया है because of any environmental factors in the industry or in the country for that matter. There are very high number of productive assets that lie with the company. उनका अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू है कि जब ये कंपनी पिछले 10 सालों में किसी भी टाइम पर अच्छी चल रही थी, what were the operating margins that it was able to draw and what was the maximum amount of sale it had done at that time. Now you can basically look at say that okay, sale की वैल्यू इतनी थी but वो per tons में इतनी थी, इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतने टन्स की है, अगर ये कमोडिटी या जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं इसका प्राइस इतना बढ़ रहा है तो ये अपनी पीक पर कितना काम कर सकते हैं. The other very important thing that I try and look at, which I think I have not heard a lot of market participants use, is the size of the equity capital of the company. Okay. छोटी इक्विटी की कंपनीज जो होती हैं जब भी ग्रो करती हैं उनका EPS बहुत तेजी से सोर करता है, because you're basically taking the entire thing around the EPS, right? Correct. सेल्स टू इक्विटी रेशियो देखना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है किसी भी कंपनी में. बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जहां पर मैं किसी बहुत बड़ी इक्विटी की कंपनी को खरीदूंगा. वो कंपनी फिर ज़्यादातर ऐसी जगह पे होगी कि लॉस मेकिंग होगी, बड़ी इक्विटी हो गई है क्योंकि डाइल्यूशंस होते रहे हैं बार बार, बट अभी भी जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं वो अपने पीक पर पिछले कुछ सालों में इतना पैसा मार्केट से बना चुके हैं कि आपको पता है कि एक फ्यूचर आ सकता है जहां पर दिस कैन बी ट्रू अगेन. So these I think then give you the ability to get to a place where you can say
I pick up something which is maybe worth 10 rupees. I am only buying it for 6 rupees. In certain cases, when you're very lucky and you're very confident, you may buy them for 2 rupees as well. But that's the basic idea. कुछ एग्जांपल्स लेते हुए चलेंगे ताकि ये क्या पूरा इंटरेक्शन स्टॉक नाम्स के साथ में क्लैरिफाई होता है. जैसे एक एग्जांपल है से सुजलॉन, जी, ठीक है, तो वो क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग में फिट होता था जब ये 3-4 रुपए ट्रेड कर रहा था? टू एन एक्सटेंट यस. आई थिंक मैं इससे एक इसी सेक्टर में बट अलग हट के बात करूंगा जिसमें मैंने काम किया है. सो बेसिकली ड्यूरिंग 18, 19 एंड 20 आई इन्वेस्टेड इन अ बास्केट ऑफ थर्मल पावर स्टॉक्स बोथ बिफोर द पैंडेमिक एंड जब पैंडेमिक में ये हो रहा था. थर्मल पावर के स्टॉक्स की एक पूरी बाढ़ आई थी आईपीओस की आज से कुछ साल पहले, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री फिर एक साथ बैठ गई थी बिकॉज पीपीएस जो थे सरकारी डिस्कॉम्स जो थी इनको पैसा नहीं दे रही थी, इंटरेस्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, सारे ऑलमोस्ट सिक हो गए, रिस्ट्रक्चरिंग में चले गए, ये सारी चीज़ें हुई. सो ड्यूरिंग द पैंडेमिक बिकॉज ऑफ द जनरल थिंग दैट वाज हैपनिंग इन द मार्केट, ये ज़्यादातर कंपनियां किलो के भाव से मिल रही थी. अच्छा. when ऐसे किलो के भाव से बेसिकली अगर आप इनका प्लांट लें, उसको पूरा का पूरा तोड़ दें और उस लोहे को सिर्फ जाके बेच दें, उस लिक्विडेशन वैल्यू से भी कंपनीज मिल रही थी. ऑब्वियसली सिक थी, बहुत सारे लोन्स थे, बहुत सारी चीजें थी. नाउ ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स ऑल ऑफ देम हैव डन फेयरली वेल, बट दैट हैज आल्सो हैपेंड विद अ लॉट ऑफ स्टॉक्स. I, however, still feel all of them have a long runway to go. पूरा जो थीम रहा है पिछले 3 से 5 साल में वो रिन्यूएबल्स में रहा है, बट रिन्यूएबल्स स्टिल फॉर्म अ रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज while thermal still forms 65% of the power that our country basically generates today. लेकिन बातचीत रिन्यूअल के भी ज़्यादा हो रही है इन टर्म्स ऑफ मीडिया अटेंशन. हाँ, सो देखिए मीडिया अटेंशन जो है वो चारों तरफ से क्रिएट की जाती है. गवर्नमेंट के अपने कुछ गोल्स हैं, गवर्नमेंट को वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को एक तरीके से वो करना है. ग्लोबली एक इन्वेस्टिंग थीम है, एक बिजनेस की थीम है कि हमको ESG की तरफ जाना है, जो पिछले 3-4 साल बहुत चली है. अब आप पिछले 12-14 महीने में देखेंगे तो ESG की बात होनी एकदम बंद हो गई है. बड़े बड़े जो ग्लोबल ऑयल मेजर्स हैं वो अपने जो भी बायोफ्यूल प्रोग्राम्स थे, ESG प्रोग्राम्स थे, उनको रोल डाउन कर रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते. कल मर्सिडीज के MD का कोट था, या शायद आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि हम आज से 4 साल बाद 5% EVs बेचेंगे. और अब कल उन्होंने कोई नई गाड़ी लॉन्च की तो उस टाइम उन्होंने बोला कि वी विल रिस्पेक्ट व्हाट द कस्टमर्स चॉइस इज, व्हिच इज द नेचुरल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. बट पिछले 4 से 5 सालों में थर्मल और रिन्यूएबल्स को लेकर इतनी ज्यादा जो एक थीम बनी है, एक चीज अगर इंडिया में 10 रुपए की बिक रही है और चाइना में वो 2 रुपए की बन रही है, हम उसको प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं. बट इन द ग्लोबल मार्केट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड यू कांट रियली कंटिन्यू टू ऑफर दोज प्रोटेक्शंस. द गवर्नमेंट विल आल्सो हैव अ डे वेयर दे विल हैव टू परस्यू अदर प्रोग्राम्स व्हेन द सब्सिडीज टू दीज स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड द अदर प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग फॉर देम, they will not run in the same way. Can these companies stand on their own at that time? I think investors को वो सोचना है. और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आई थिंक आज की डेट में बहुत सारे हॉट सेक्टर्स और हॉट थीम्स में चल रहा है, एंड कस्टमर गवर्नमेंट है. करेक्ट. इट्स अ सिंगल कस्टमर, राइट? यू लुक एट रेलवेज, यू लुक एट डिफेंस, यू लुक एट अ नंबर ऑफ अदर सेक्टर्स जहां पर सारी चीज ये है. गवर्नमेंट ने PLI चालू कर दी थी, ऑपरेटिंग मार्जिन एकदम थे ना. आज भी जब इतना ज्यादा इन सब का काम बढ़ चुका है, इनकी हिस्टोरिकल देख लीजिए, वो भी वहीं का वहीं है. आज इन सब कंपनीज को आप देखेंगे बार बार ये स्टॉक्स रन अप हो गए, उसके बाद QIP आएगा, उसके बाद प्रेफरेंशियल आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ और आएगा. आप एक तरफ से कह रहे हैं जी मैं ये 40-50 करोड़ रुपए डिविडेंड दे रहा हूँ, फिर कह रहे हो जी मैं 300 करोड़ का QIP कर रहा हूँ. सो ये जो सारे थीम्स है, इनका रिस्क जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है. बट हमें एज अ कंट्री कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, दैट इज नोन. उसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, दैट इज नोन, एंड आई सपोर्ट दैट फुली. एज एन इन्वेस्टर मुझे उन इंडस्ट्रीज में जाना है या नहीं जाना है, वो वैल्यू मुझे खोजने के लिए कहाँ से मिलेगी कि इस इंडस्ट्री में जो पैसा आज ये कंपनीज बना रही हैं, ये अपने दम पे, अपने ऑपरेशंस के दम पे, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के दम पे बना रही हैं, या इसके पीछे कुछ और लगा हुआ है जिसका सबसे बड़ा पार्ट नैरेटिव है. करेक्ट. तो ये एज ए वैल्यू इन्वेस्टर जब आप किसी भी आइडिया में पैसा डालते हैं, तो जैसा कि आपने पहला प्रिंसिपल बोला कि भाई इसके जो पुराने एसेट्स है उनमें कोई ना कोई हिडन वैल्यू है जो मार्केट अभी भी उसको वैल्यू नहीं दे रहा है. एंड दूसरा हो गया कि कोई ना कोई तरीके का स्टेरॉइड उस इंडस्ट्री में है, या रिकवरी आई है, या सेक्टर टेलविंड आप बोल लीजिए. तो गवर्नमेंट वाली अगर बात को कंटिन्यू करते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन विच आई वांट टू कंटिन्यू कि
ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया मुझे अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेड ग्रोथ इंडिया में कराना है, बिकॉज प्राइवेट स्पेंडिंग कहीं ना कहीं रुक गया था इंडिया में कोविड के बाद में, टुक टाइम फॉर अस टू कम बैक देयर। तो अभी भी कई का स्टॉक्स है जो भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्टिल पुश, कि अब गवर्नमेंट ये बोलने लगी कि भाई डिफेंस हम तो खुद कर ही रहे थे, अब तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। करेक्ट। तो ये तो कहीं नहीं गवर्नमेंट के पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं जो लग रहे हैं कि वर्क करेगा तो बहुत वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। इस सिचुएशन में एक वैल्यू इन्वेस्टर जिसको लगा होगा वैल्यू है और घुस गया होगा, लेकिन अब लग रहा है कि गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड दे रही है, बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, तो डू यू स्टार्ट गेटिंग worried about these value investment which you have already done, or in the first place you will not invest in such stories जहाँ पे लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से पुश आया? मैं ज़्यादातर इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई एंड स्टे वेयर इट इज़ वेरी वेरी क्राउडेड। आई एम ओके बीइंग लोनली एंड आई एम ओके बीइंग रॉन्ग फॉर अ फेयरली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा। एंड आई एम ओके नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पैसे अगर 3 महीने में ट्रिपल नहीं हुए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आई विल नॉट गो वेयर आई कैन डाई, एंड दैट्स वेयर आई ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम। देखिए, हमें सेक्टर, इंडस्ट्री और कंपनी वो चुननी है जो आज हमें उसके एक नॉर्मल प्राइस से नीचे मिल रही है, क्योंकि या तो उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है या उसको कोई देख नहीं रहा है। वो चीज़ आपको उस कंपनी की फाइलिंग से भी मिल सकती है, वो चीज़ आपको उस कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में समझने से भी मिल सकती है। बट हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर जो वैल्यूएशन आज की डेट में मार्केट इसको दे रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं बनी हुई हैं जो अपने आप में इम्पर्मानेंट है, एफर्मल है, राइट? वहाँ से अगर मैं हट सकता हूँ तो आई हैव समथिंग दैट इज सॉलिड। अगर मेरा कैपिटल लॉस टेम्परेली होता भी है, आई शुड बी एबल टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। अब आज की डेट में ये डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, और जितने ये 3-4 सेक्टर हैं, PLI हो गया, मतलब 5 से 8 से 10% के OPMs हैं। हर 3-4 महीने में इक्विटी डाइल्यूशन की बात हो रही है। ऑर्डर बुक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बट एक सिंगल कस्टमर को हैं। 4-4 साल के ऑर्डर बुक की हम आज बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज 2008 में जिस तरह से चली थी, ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग तब भी थी, ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग आज भी। हमें ये देखना है एज एन इन्वेस्टर, आर देयर कंपनीज इन दिस सेक्टर हु हैव डन वेल ओवर अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ टाइम? व्हाट इज इट दैट दे हैव ब्रॉट टू द टेबल? सो फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं जी इंफ्रा में बहुत कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत स्पेंड कर रही है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर रही है, बट अगर आपको इंफ्रा में किसी को चुनना है तो आप एक L&T को चुनिए बजाय किसी और कंपनी के पास जाने के। डिफेंस में लोगों ने बिल्कुल तहलका मचा रखा है पिछले आई थिंक 1.5 से 2 साल से। I would find a Bharat Forge, a much better choice to deliver value from defense while having a certain margin of safety, rather than saying every newcomer who is coming in and he's basically getting things done. The valuations don't make any sense because in industries like defense, हम लोगों ने पिछले 25 साल में R&D पे कुछ ज़्यादा स्पेंड किया नहीं। ग्लोबली जो भी वेपन सिस्टम चलते हैं, इवन हमारे यहाँ जो प्लेन्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, HAL ने अभी रिसेंटली तेजस और LCA जो किया है, उसके अलावा अगर हम देखें, हम खुद भी डसॉ से जाकर फ्रेंच एयरप्लेन्स लाए हैं। उनके अलावा जो कॉम्पिटिटर्स थे वो भी सारे ग्लोबल थे। सो इंडिजनाइजेशन विल हैपन, बट द R&D spends to support that during the last 2 decades that should have happened, both in PSU companies as well as in private companies, have not happened. They will happen, yes, but what is the valuation at which you're entering the business? That becomes important. करेक्ट। एक वैल्यू इन्वेस्टर का फोमो मुझे लगता है काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है, आप हमेशा क्वेश्चन करेंगे वैल्यूएशन को। आज अभी की कॉन्वर्जेशन में आपने वैल्यूएशन वर्ड कम से कम 4 बार यूज़ कर लिया। ये मैंने देखा है, कॉमन थ्रेड है कि वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा क्वेश्चन करता है कि तो वैल्यू ठीक नहीं लग रहा है। हाउ डू यू लिव विद दैट लाइफ ऑफ सो मच ऑफ फोमो व्हेन स्टॉक्स आर गोइंग अप 20% एंड यू आर स्टिल इन दैट जोन ऑफ कि इसमें तो वैल्यू नहीं दिखता, मुझे क्यों लेना है इसको? जब हम छोटे होते थे तो टीवी पे ब्लैक एंड वाइट गानों का एक प्रोग्राम आता था। हाँ। तो एक बहुत पुराना गाना है, वो मुझे आज तक याद आता है। उसमें कुछ ऐसा ही बोल थे, आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। सो बेसिकली देयर इज ऑलवेज अ पार्टी दैट्स गोइंग ऑन समवेयर। I have the joy of missing out. Yeah. I am completely fine, like I said, being lonely, just walking my own path. अगर हमें वैल्यूएशन को समझना है, हमें बेसिकली ये देखना है कि ये बिजनेस, इस इंडस्ट्री ने हिस्टोरिकली क्या किया है और ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि इसको मैं एक बाइंग जोन में समझूं। वहां तक जाने के लिए मेरा स्टार्टिंग क्राइटेरिया बहुत जरूरी है।
मैं लॉस मेकिंग कंपनी खरीद लूंगा, मैं प्रॉफिट मेकिंग बट एक लो पीई कंपनी खरीद लूंगा. आई विल नॉट पे ओवर 25 PE फॉर अ बिजनेस, एंड आई एम ओके दैट बीइंग माय मेन क्राइटेरिया. मेरी बहुत सारी लर्निंग जो है, जैसा मैंने बताया, मुझे ये विरासत में मिला है. तो एक तरीके से मैं स्टूडेंट रहा हूँ अपने फादर का बहुत साल से. बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो करते हैं वो शायद मॉडर्न इन्वेस्टिंग थ्योरीज के खिलाफ जाती हैं, बट वो उनका अपना स्टाइल है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और आज तक ठीक ठाक ही चला है जितना भी हमने काम किया है. तो मैं 25 PE से ऊपर नहीं पे करूंगा. जैसा मर्जी बिजनेस हो, उसमें जितनी मर्जी न्यूज आए, जितनी मर्जी चीजें हो, मेरी स्टार्टिंग वैल्यूएशन वहीं पर रहेगी. राइट. टेम्परेरी डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं. मैंने एक लॉस मेकिंग बिजनेस खरीदा, उसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, उसका पी एकदम से 50-100 पे पहुंच गया. राइट. वो मेरे लिए ठीक है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट अदरवाइज फ्रॉम लॉस मेकिंग टू 25 P इज द विंडो दैट आई विल प्ले बेस्ड ऑन व्हाट आई हैड लर्नड एंड समथिंग आई एम ट्राइंग टू चेंज नाउ. पहले मैं 200 रुपए से ऊपर की प्राइस को भी महंगा समझता. अच्छा. तो अब देखिए, जैसे आजकल बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जी, ये इतने का चल रहा है, ये इतने का चल रहा है. बहुत सारे इन्वेस्टर फेस वैल्यू नहीं देखते कि ये 1 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है. तो ये सिंपल जो मैथ होते हैं ना, तो आई थिंक इनको देखना बहुत जरूरी होता है. वहां से आप आगे बढ़ें तो वो बेसिक स्ट्रक्चर आपका एक जो सॉलिड बन जाए, उसके बाद सारी चीजें आई थिंक थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती. ओके. तो एक टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टर कितना CAGR जनरेट करता है? See, the last 4 or 5 years have been extremely lucky. In the long term, my goal is to do between 12 to 13% CAGR. I've done multiples of that, but आने वाले सालों में I think वो normalize होगा. Long term में मेरा वही विश्वास है. I'm a very conservative investor, both in terms of the valuations that I seek and even in my portfolio construction. जो भी लोग इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, I think they're much more skilled than me. They know things that I don't know. And there are many things that I don't know that I know are, weaknesses or blind spots for me. But I think I'm comfortable. I'm learning new things. I'm trying to get to new companies and new sectors. But value investing में एक अंदर से skepticism हमेशा रहता है कि जो भी सेक्टर है, जो भी चीज़ें हैं, तो उससे आई थिंक एक इनेट नेगेटिविटी आ जाती है जिसको मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अगेंस्ट दैट. सो आई थिंक वो चीज़ रहती है. ओके. ही इज लाइंग. काफ़ी हम्बल है ये. ही हैज जनरेटेड मच मोर रिटर्न, बट ही जस्ट वांट एक्सपेक्टेशन सही सेट करना चाहते हैं वो, कि इतना एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो. एंड ऑब्वियसली टैक्स एडजस्टेड रिटर्न देखेंगे. तो इक्विटी इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली मोस्ट सुप्रीम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग. देखिए, मेरे हिसाब से फॉर्मूला बहुत सिंपल है एक्सपेक्टेशन का. इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर टैक्सेस हैं, उसके ऊपर मार्केट में जो कंपेरेबल चीज़ों की यील्ड है वो है. अगर आप इन सब को बीट कर लेते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैसा पैसा बना लेते हैं. मेरे पास हिसाब नहीं है, बिकॉज पहले तो फादर ने मना भी किया हुआ था बताने के लिए कितना पोर्टफोलियो का साइज़ है, क्या उसमें किया है. और आज भी एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर को अपना XIRR, जो एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, 1-2 ब्रोकर्स ने पिछले 6 महीने में शुरू किया है. किसी के पास होता भी नहीं था. 3-4 महीने पहले मेरे पास 2 हफ्ते टाइम था, तो मैंने बैठ के उसका पूरा वो बनाया. तो वो इतना मुश्किल है जो डेटा हमको ब्रोकर से मिलता है उससे बनाना. तो आजकल कोई भी ब्रोकरेज ऐप खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है 8 out of 10 इन्वेस्टर्स डू नॉट मेक मनी इन F&O. I think that data will be very interesting for how many people make in investing over a long period of time. That will be quite a large number of people who are making money. No, they're making money. Are they even beating the index that their portfolio is tracking? Yeah. अगर मैं पैसा लगाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाता हूँ, एज एन इन्वेस्टर एम आई इवन बीटिंग दैट इंडेक्स, और एम आई बेटर ऑफ जस्ट बाइंग दैट इंडेक्स? बहुत कम लोग. एक एवरेज इन्वेस्टर को ये डेटा आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, और ब्रोकर्स जानबूझकर इसको नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग इज व्हाट मेक्स देम मनी. करेक्ट, दैट इज ट्रू. तो आपका अप्रोच जो है वो एक बार डिस्कस करते हैं. यहाँ पर डेटा हमारे पास स्लाइड है. तो जनरली आप 10 से 1000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज पे फोकस करते हैं जी, विच इज अब तो स्मॉल कैप हो गया हो. स्मॉल कैप माइक्रो कैप ही हो गया, ज्यादातर का माइक्रो कैप में ही आएंगी जितने वैल्यूएशंस बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में. तो बट इन कंपनीज में इंफॉर्मेशन मिलता है, इनमें वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होती है? टू एन एक्सटेंट मिलता है. इनकी एनुअल रिपोर्ट ज्यादातर कॉपी पेस्ट टाइप की होती हैं. ज्यादा ये चीजें निकालते नहीं, आपको स्कटल बट करना पड़ता है. आपको कोई एक बेसिकली उस तार का एक सिरा चाहिए होता है, फिर आप उसको धीरे धीरे खींचते खींचते आगे बढ़ते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं. अब
पिछले 2-3 साल में कोविड के टाइम से कुछ कम्युनिटीज भी क्रिएट हो गई हैं, वहाँ पर भी मैं लोगों से मिला, तो उनमें से भी कुछ लोगों से बात होती है जो इसी स्पेसिफिक साइज ऑफ कंपनीज में काम करते हैं। तो आई थिंक वहाँ से चीज़ें मिलती हैं। कई बार मैनेजमेंट को लिखना पड़ता है, कई बार उनसे जाके मिलना पड़ता है कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। कई बार सेबी में भी इस कोर्स पर कंप्लेंट डालनी पड़ती है कि ये इन्फॉर्मेशन मांगी अभी तक नहीं मिली। तो I think you have to do the hard work because you're literally going into the most dangerous parts of the market and you're literally trying to, pick up something with a very, very high risk. So how do you continually reduce the risk is, I think, what matters. But आप इस सेगमेंट में क्यों, मतलब अगर आपको वैल्यू लार्ज कैप स्टॉक से मिलता हो तो वहाँ क्यों नहीं? I think it's again the beginning of where I started. This is where, the family investments were. So देखिए अब हुआ क्या कि मैं बड़ा हुआ, आई बिकेम एन अडल्ट, आई गॉट अ डीमैट अकाउंट, आई वाज लिटरली बाइंग द सेम स्टॉक्स दैट माय डैड वाज बाइंग. माय डैड वाज लिटरली टेलिंग मी ओके गो एंड बाय दिस, गो एंड बाय दिस. फिर उन कंपनीज को पढ़ना शुरू किया, फिर वहां से उठाना शुरू किया. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड नैरो पाथ. I'm trying to change myself, trying to find value in large caps, and I've changed that in a big way over the last 7 to 8 months now in the investment decisions that I've taken. Definitely, there is value in the large cap space as well. I'm working on it, but this is something that has worked for us for a fairly long time. Okay. So choosing my path is, I think, more important, and understanding that path is more important rather than the segment or the market cap of the company. Correct. Yeah. So how many companies generally आप finally select करते हैं as part of your portfolio? अभी कितनी companies हैं? So I have, what in some ways you can call a barbell portfolio. करीबन 6 से 15 कंपनीज के बीच around 50 to 60% of portfolio है. Okay. But the rest of the portfolio will have as high as 60 to 80 companies at any given point of time. Okay. So वो टिपिकली ट्रैकिंग के लिए डालते हैं? ट्रैकिंग के लिए डालते हैं. कुछ कंपनीज में होता है कि अब इसको आगे कैसे देखना है, क्या करना है, तो थोड़ा सा इसको ले लेते हैं. कई बार ये होता है कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर समझ में आ रहा है, बट चूंकि मैं छोटी कंपनीज ले रहा हूँ तो एक तरीके का नेचुरल हेज बन जाता है. जैसे मैंने थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स की बात की तो मैंने 6 कंपनीज खरीदी थी. इक्वल वेट्स नहीं थे, बट फिर भी उनको लगा लिया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ बास्केट दे वर्क वेल. सो वो एक चीज हो जाती है. और कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि 2-3 सेक्टर समझ में आए. शुगर सेक्टर समझ में आया, थर्मल पावर सेक्टर समझ में आया. तो वहाँ पे जितनी छोटी कंपनीज थी, उनमें से जो चीज़ समझ में आई वो 6 कंपनीज एक साथ ले ली. उनमें उस टाइम पे पोजीशंस भी काफ़ी बड़ी बना ली. बट वो टेल अब बेसिकली क्या हुआ है, दूसरी कंपनीज बढ़ गई हैं तो वो अपने आप थोड़े छोटे हो जाते हैं. ओके. और सेम कंपनीज में और ऐड करते हैं? डेफिनेटली. और क्या बेसिस पे ऐड करते हैं? बिकॉज 80 कंपनी है तो सब में तो ऐड होगा नहीं. सो मैं टिपिकली अ बास्केट ऑफ बिटवीन 7 to 10 स्टॉक्स सिलेक्टेड रखता हूँ. Okay. मेरी इनकम आज तक सैलरी से रही है, तो मेरे पास हर महीने पैसा आता है. मैं वैसे भी किसी कंपनी में एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं डालता हूँ. एक इनिशियल स्टेक ले लिया, उसके बाद हर महीने लेता जाएंगे. जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो कहते हैं उनको टाइम कंप्रेशन पसंद है. मुझे टाइम एक्सपेंशन पसंद है. आई वांट एटलीस्ट अ 6 to 8 month पीरियड फॉर मी टू बी एबल टू एटलीस्ट गेट टू अ रीजनेबल साइजेबल क्वांटिटी इन द स्टॉक्स दैट आई हैव, एंड देन आई विल कंटिन्यू बाइंग इफ द थीसिस स्टे स्ट्रांग. और बीच में मार्केट जब लल में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम होता है. हमारे स्टॉक्स वैसे भी भूले बिसरे होते हैं तो उनको कोई देख नहीं रहा होता, तो मूवमेंट आता नहीं. सो देन यू आर एबल टू बिल्ड क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और कभी कभी होता है कि फिर सोचते रहो तो बहुत बार ऐसा होता है कि पोर्टफोलियो का 10-15% उड़ा दिया और फिर उसको किसी कंपनी को खरीद लिया और उसमें आगे अपना स्टेक फिर बढ़ा दिया. ओके. जो पैरामीटर है उसमें सेकंड है स्मॉल इक्विटी बेस ट्रैक इक्विटी टू सेल्स रेशियो. तो जो आपने कहा था कि तो अगर आप इस 10 से 1000 करोड़ वाली कंपनी करें तो वहाँ तो इक्विटी छोटा ही होगा. प्रमोटर ही ओन करता है मैक्सिमम स्टॉक्स. वो देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं. मेन चीज ये है कि हम जिस भी स्टॉक को देख रहे हैं, जिस भी स्पेसिफिक कंपनी को देख रहे हैं, उसकी मार्केट कैप एक अपनी है, उसकी जो इक्विटी है, इशूड शेयर कैपिटल है, उसको हम देख के बेसिकली कोशिश करें कि वो छोटा रहे. वो मिलने से हमको क्या होता है कि जैसे ही उस कंपनी में कोई मूवमेंट आता है, ईपीएस एकदम से उसका चलने लग जाता है. बरोबर है. सो वो एक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. मतलब नंबर ऑफ शेयर्स विद द कंपनी हैज इशूड, ये होगा, दैट इज करेक्ट. तो वो कम होना चाहिए. बट उसमें रिस्क भी है कि अगर फ्री फ्लोट कम होगा. अब फ्री फ्लोट की बात सो फ्री फ्लोट को देख लेते हैं. उसमें अगर दिखता है कि बहुत ही ज्यादा है तो वो एक रिस्क हम लोग समझ के चलते हैं. और वो कोशिश करते हैं कि नहीं हो, बट बहुत बार होता है. और देखिए छोटी कंपनीज में ये भी हो सकता है, कई ऐसी कंपनीज हैं मुझे पता है कि जहाँ पे प्रमोटर के पास है, मेरे पास थोड़ा बहुत है, और उसके अलावा शायद
सारे शेयर होल्डर मिला के 1-2-3 हज़ार होंगे। अच्छा। बट वो चीज़ हो सकती है, वो एक नेचुरल पार्ट है इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मार्केट का। तो इस पे सपोज मैं 100 कंपनी में इस तरह का अगर जज करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जैसे VCs के अंदर में होता है ना कि 100 में इन्वेस्ट करोगे तो 7-8 ही सक्सेसफुल होती है, विच रिकवर्स योर लॉसेज इन अदर। इसमें कितना होता है सक्सेस परसेंटेज? देखिए, परेटो प्रिंसिपल है जो आप बेसिकली बोल रहे हैं, ये ज़िंदगी की हर चीज़ में लागू है, तो हमारे लिए भी यही है। कई बार बस ये होता है, जैसे मैंने बताया, बास्केट ऑफ कंपनीज खरीदा हुआ है। जैसे शुगर सेक्टर 2020 में बहुत खरीदा, 21 में एथेनॉल की स्टोरी आई तो वो बिल्कुल ही कहीं से कहीं पहुंच गई। Correct. तो पार्शियल रियलाइजेशन करके भी कई कंपनीज में बिलो परचेजिंग प्राइस अब मेरे पास स्टॉक्स हैं। तो थर्मल पावर जैसे मैंने बताया कि उसमें हुआ, तो थर्मल पावर में जैसे मैंने रिलायंस पावर लिया, जेपी पावर लिया, GMR पावर लिया, GVK पावर एंड इंफ्रा जब डीमर्ज हुआ वो लिया, रतन पावर लिया। अब ये सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे पिछले 1.5-2 साल में ही सारी 3x से 5x के बीच में हो चुकी। तो अब इनकी जो वैल्यू है और पोर्टफोलियो में जो साइज है वो उससे नहीं है जहां से मैंने खरीदा था, बट अब वो वहां पर है जहां ये पहुंच गई। और दीज कंपनीज वर ऑल कंपनीज जिनका इक्विटी बेस बहुत बड़ा था, लोन्स भी बहुत ज्यादा थे, बट अगेन वही चीज थी कि आपको जो प्रोडक्टिव एसेट की वैल्यू मिल रही है वो इतनी ज्यादा है। मार्केट में जैसे ही टर्न आएगा तो हमें वेट क्या करनी थी कि गर्मी आएगी, गर्मी में पावर की डिमांड बढ़ेगी। सो थर्मल पावर कंपनीज में एक PLF होता है जो बेसिकली कहता है कि अगर 100 मेगावाट आपने पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगाई है, उसमें से आप कितनी यूजुअली बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। टिपिकली ये नंबर 60 से 65% के बीच में रहता है। Okay. इस बार ये नंबर सिर्फ 3-4 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है, और उसी से इन कंपनीज को जो बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट होगा वो इस क्वार्टर में उससे अगले क्वार्टर में दिखाई देगा। ओके। तो वो फिर आपके पास वो बास्केट में स्टॉक्स जो पड़े हैं वो पड़े हैं। हाँ, अब 3 गुना हो गए, 4 गुना हो गए, तो आपका माइंड क्या बोल रहा है कि यार इतने हो गए अब तो निकलो? देखिए मैं है तो ये सिक्लिकली हाँ, पावर आज definitely. दिख रहा है इतना शॉर्टफॉल है, डिमांड है। ये क्या आपको लग रहा है कि ये 10 साल का स्टोरी है, पावर का डिमांड बढ़ेगा इंडिया में? पावर का डिमांड तो बढ़ना पड़ेगा अगर हमें वो बनना है जो हम कह रहे हैं। Okay. 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन एंड ऑल द नंबर्स दैट आर कमिंग। सी, आई एम टेकिंग अ लो स्टेक्स बेट ऑन अ फेयरली सर्टेन आउटकम। अच्छा। और मेरी स्टार्टिंग वैल्यूएशन इतनी लो है और आज भी वो इतनी डिप्रेस्ड है दैट आई कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस unless and until I find something which is more specifically attractive to me for other reasons, then I will look at it and I'll probably shave off a bit and then I can move into that other thing. जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ बहुत पसंद आई, सारे पोर्टफोलियो को 10% काट दो और उस चीज़ में घुस जाओ। सही है। तो आज के इस मार्केट के अंदर में आपको अपॉर्चुनिटी भी स्वाभाविक से बात है कि नहीं मिलेगी, बट क्या आपको मिल रही है? और क्या अभी अपॉर्चुनिटीज हमेशा हैं। अच्छा। और मैं बिल्कुल सिंपल बात कहूँगा, शेयर मार्केट मेरा काम है, मेरा बिजनेस है। अगर कोई भी किसी चीज का, तो कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर नीचे होने से मैं अपना बिजनेस बंद करके नहीं बैठ जाऊँ। मुझे हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज देखनी है कि मेरे पास जो कैपिटल आ रहा है, और अगर मेरी पोर्टफोलियो लेवल पे एलोकेशन इक्विटी और डेट और गोल्ड और इन सब के उसमें ठीक है और मुझे पैसा लगाना है, मुझे हर महीने पता होना चाहिए कि इस महीने मुझे क्या खरीदना। तो अब जैसे पिछले 4 महीने से मैं लार्ज कैप की तरफ, वहां पे जहां पे वैल्यू दिख रही है वहां पे अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ। स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है। लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मैंने काफी ट्रिम किया था। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल बट सी वेयर द मार्केट हैज गॉन। सो आई हैव बीन रॉन्ग एंड वेरी वेरी रॉन्ग अबाउट इट, बट आई हैव नो इश्यूज बिकॉज जहां पे मैं गया फिर वहां से भी चीज निकल के आएगी। बराबर है, बराबर। चौथा आपका पॉइंट है स्टडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रेंड्स एट वेरियस टाइम्स ओवर पास्ट 10 ईयर्स। तो ये जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तब लास्ट 10 साल का आप स्टडी कर लिए जी। एक बार आपने ले लिया, उसके बाद तो हर क्वार्टर में जो रिजल्ट आ रहा है उसको तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली। और आपको वो कंपनी क्या बनाती है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग ट्रेंड चल रही है, उसमें कैसे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, जो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का लीडर है वो क्या कर रहा है, ये कंपनी क्या कर रही है। छोटी कंपनी है तो टेक ओवर टारगेट भी हो सकती है, तो वो क्या चल रहा है। जैसे पिछले 2-3 साल में स्मॉल सीमेंट कंपनीज में अच्छा पैसा बना है, जिनमें से बहुत सारी कंपनीज एक्वायर हुई हैं। स्पेशल सिचुएशंस थी कि पता है कि ये हो सकता है। सो इस तरीके के केसेस भी आते हैं उसमें। सही है। सो एक्टिवली ट्रैक होल्डिंग कंपनीज रीस्ट्रक्चरिंग एंड OTS सिचुएशंस। OTS मतलब वन टाइम सेटलमेंट। One-time settlements. बेसिकली लोन लिया था बहुत साल पहले, एकदम फंस गए उसमें, तो अब सपोज 1000 करोड़ देने हैं, बैंक्स जब वन टाइम सेटलमेंट करते हैं तो समझिए किसी केस में 150, किसी में 200 करोड़। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि भाई जो भी डेट था बैलेंस शीट में वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, एसेट्स वहीं के वहीं खड़े हैं, एंड देन यू कैन बेसिकली प्ले फ्रॉम देयर।
तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? एक्सचेंज की फाइलिंग्स आती हैं, मुझे अच्छा। पहले तो नहीं मिल सकती, बट जब आती हैं उस टाइम पे अगर कुछ चीज़ अच्छी समझ में आती है तो वहाँ से कर लेते हैं। देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, आई रीड दिस फॉर प्लेजर। तो मुझे बीएससी की साइट खोल के जो स्पेसिफिक एक्सचेंज की नोटिफिकेशंस आ रही हैं उनको रैंडमली खोल के पढ़ना भी पसंद है। और मैं उस शायद कंपनी में या उस सेक्टर में भी इन्वेस्टेड ना हूँ। अब जैसे पिछले 2-3 साल से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस का दौर चला है। आई थिंक जितनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस पिछले 1 साल में आई हैं बाय नंबर ऑफ कंपनीज, शायद पिछले 20 साल में नहीं आई होंगी। तो अलग अलग चीजें आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, उसको डिस्काउंट करते जाइए साथ साथ, बट जरूरी ये है कि पढ़ना पड़ेगा आपको। सही बात है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जहाँ पर आप और डिटेल में बता रहे हैं कि हाउ डू यू स्पेसिफिकली गेट इनटू दोज कंपनी। वैसे underlying structure of the industry, capex plans and management commitment to business. Yeah. See, underlying structure is fairly simple. आपको कोई भी चीज़ जो आप खरीद रहे हैं, और मैं बार बार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर मुझे धंधा आराम से समझ में आ जाता है, इंडस्ट्री मुझे समझ में आती है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता बिकॉज मुझे लगता है मेरी गूढ़ बुद्धि है, मुझे समझ नहीं आएगी। अच्छा। तो फार्मा मैं नहीं छूऊंगा, हेल्थ केयर मैं नहीं छूऊंगा, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। आपने वो लिस्ट बना रखा है, ग्रीन लिस्ट और रेड लिस्ट के, ये इंडस्ट्री मेरे को देखना ही नहीं है। हाँ, मैं नहीं देखता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोई स्टॉक हो, कोई मुझे बता भी दे, तो बोरोड कन्विक्शन पे भी मैं उसको कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं पता लगेगा इसमें हो क्या रहा है। बरोबर। सो जो लोग हैं वो उसमें स्पेशलाइज करते हैं। कभी कभी ये जरूर हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स की कोई इंडस्ट्री पता है बिल्कुल ही डोल्ड्रम्स में बॉटम पे है, तो उसका कोई ईटीएफ खरीद लिया, या उसका अगर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है तो वो एज अ बास्केट ले लिया। ओके। बट उसके अलावा मैं नहीं करता। जैसे पीएसयू मैंने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा पैसा कमाया, बट मैंने जाके एक भी स्टॉक नहीं खरीदा। अच्छा। एक सीपीएससी करके ईटीएफ आता है वो लिया था, एक पीएसयू बैंक बीज आता है वो लिया था, और एक पीएसयू का म्यूचुअल फंड लिया था। आई थिंक उस टाइम पे कुछ 15% ऑफ फ्रेश एलोकेशन में 2020 के एंड से 2021 के एंड तक करता रहा था। एंड द लास्ट 2 years इट हैज गिवन ट्रिमेंडस रिटर्न्स। अभी मैं जो बताया नवंबर दिसंबर में ज्यादातर निकल गया था, तब से एक फ्रेश रैली भी आई है, बट आई मेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जहां पे मुझे लगा कि दिस इज फाइन एंड दिस इज वेयर आई वांट टू बी। राइट। तो हाउ डू यू ट्रैक केपेक्स प्लान और मैनेजमेंट कमिटमेंट टू बिजनेस? अगेन अनाउंसमेंट एक्सचेंज अनाउंसमेंट्स में आता है, जो लोग इनको कंपनीज को कवर करते हैं। आजकल इवन जो रेटिंग्स आती हैं सारी कंपनीज की, उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी डिटेल्स रहती हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की हमने बात की। सो सी एसेंशियली द आइडिया इज टू अटैक द प्रॉब्लम फ्रॉम मल्टीपल एंड्स। आपको अलग अलग सोर्सेज से डेटा मिलता रहेगा, आपको उसको सिंथेसाइज करना है। कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, कुछ चीज़ें बार बार पढ़नी है ताकि वो समझ में आए। Some of my largest holdings, I've probably read their annual reports for the last 10 years, perhaps 3 or 4 times. 90% of it is you're basically just going through it, but the 10% that remains basically forms the core of your thesis. And I think that is the most important part. बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए इसके लिए। उसके अलावा तरीका किसी भी काम को करने का कोई नहीं है। आई थिंक द 1% दैट सक्सीड, आई मे बी हैवंट रीच्ड दैट, बट इन एवरी ट्रेड एंड प्रोफेशन द 1% दैट सक्सीड, दे कीप डूइंग थिंग्स दैट नोबडी एल्स थिंक्स आर रीजनेबल। तो हमको खुद से अनरीजनेबल होना पड़ेगा, तभी हम आई थिंक एस्पायर कर सकते हैं कि वो सक्सेस हमें मिल सकता है। हमको खुद से अनरीजनेबल होना पड़ेगा। सही है। कॉकरोच कंपनीज, ये क्या कॉन्सेप्ट है? So, cockroach companies are those that will basically survive nuclear war. अच्छा। That is the idea. Market में बहुत सारे ideas हैं, इंडिया 5 ट्रिलियन बनने वाला है, बट अगर कोई दिक्कत आ गई, ऐसी कौन सी कंपनीज, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो चलते रहेंगे? अच्छा। यूटिलिटीज हो गई, एग्रोकेमिकल कंपनीज हो गई, फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई। खाना तो हम लोग खाएंगे, वो हमारा सबसे बेसिक है। तो वो जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसमें जो सबसे नीचे का ट्राइंगल का सबसे नीचे का पार्ट है, रोटी कपड़ा मकान, उसमें से रोटी को अगर मैं पकड़ लूँ तो मेरे लिए वो उसका बिल्कुल लोएस्ट एज है। सो मेरे लिए वो कंपनीज पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि जैसा मैंने कहा कि आप इसको आज तोड़कर कंपनी को बेचने जाएं तो ये कितने की बिकेगी। आई थिंक दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई एम फाइन विद कॉकरोचेज। एक और कीड़ा होता है, आई थिंक लोगों को लायन, टाइगर, बुल ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे इंसेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक और इंसेक्ट होता है जिसको सिसाडा बोलते हैं। सो सिसाडास जो होते हैं वो बेसिकली भवरे की तरह ही होते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं। यूएस में एक स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज़ होती है, वो 17 साल में एक बार ज़मीन से बाहर निकलती है, और जब निकलती है तो पूरे जिस एरिया में वो होते हैं, मतलब वहाँ पे 24 घंटे सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई देती है। ओह। तो
आई थिंक हमारे अगर स्टॉक मार्केट में उसको कहेंगे तो लोग बोलेंगे जी इसका 10 साल का राउंडिंग बॉटम बन रहा है या इसका 7 साल का ब्रेकआउट है या इसका ये है. आई एम हैप्पीएस्ट बीइंग देयर. Those I think give you phenomenal returns even if you've gotten in slightly above the bottom, because bottom पकड़ना मुझे नहीं आता, वो hindsight में ही या चार्ट के जो लोग चार्ट्स देखते हैं उनको मिलता है. नहीं, उनको भी नहीं मिलता है. बोलते तो हैं हर बोलते रोज हैं, उनको भी नहीं मिलता. बॉटम जनरली प्रमोटर को ही मिलता है, वही एंजॉय करता है बॉटम. ट्रू, एब्सोल्युटली. बिल्कुल. तो एक्चुअली मेरे को लगा कॉकरोच कंपनीज थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, पर ये तो पॉजिटिव कंपनीज है. मेरे लिए पॉजिटिव है क्योंकि मैं कह रहा हूँ सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी ये चीजें मेरे पास. कॉकरोच तो कभी खत्म होगा ही नहीं. बरोबर है एकदम. तो कुछ एग्जांपल्स दीजिए एक दो जिसमें आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट किया और वो बड़ा हुआ है. सो एक कंपनी है, उसका नाम पहले होता था श्री रायलसीमा करके, अभी टीजीवी स्राक करके कंपनी है, साउथ की कंपनी है. कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश बनाती है. ये सिंपल सा बिजनेस है. आप बेसिकली नमक लेते हैं, उसको पावर से ट्रीट करते हैं तो वो कॉस्टिक सोडा या सोडा ऐश बन जाती है. मैं 2013-14 से इसमें बाइंग कर रहा था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छी बाइंग की. कोविड के टाइम पे जो सप्लाई डिसरप्शंस थी, इसका जो बेसिकली केमिकल था उसका प्राइस इतना बढ़ा कि ये कंपनी 1.5 से 2 साल में करीबन 10 गुना हो गई. अभी भी मैं उसमें अच्छा स्टेक बना के रखता हूँ. मुझे उसकी बैलेंस शीट बहुत पसंद है. मुझे अभी भी लगता है कि अब जब अगली बार जब भी साइकिल आएगा वो यहाँ से 3x होगा और फिर वहीं पर रहेगा. वो इसका नया स्टॉप बन जाएगा. सो इट विल बेसिकली सर्वाइव एवरीथिंग at the worst of times and it will be a good store of value of money for me, and when it grows it will grow, right? So from a cockroach it may become what I said, वो एक long term rounding bottom and all those things will come into play. right. दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, ये सब जो स्टॉक का नाम लिया जा रहा है प्लीज इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है अपने को. पसंद भी नहीं आएंगे ज्यादातर लोगों को ये स्टॉक्स. तो फिर आप दिमाग ही मत लगाइएगा. मैं तो अपने क्वेश्चन के लिए आंसर ले लिया, आप मत दिमाग लगाइएगा, बिकॉज स्टॉक्स का नाम हम सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इसीलिए हम इनसे बात कर रहे हैं. और डिस्क्लेमर है, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा तो इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है इनका. और तो ये इन्वेस्ट आज कल करके नहीं आए और आपको वीडियो में बता रहे हैं बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रखे हैं. तो आई वांट यू टू बी माइंडफुल कि नाम आ रहा है तो सीखने के लिए यूज़ करना है, इसको एक्शन के लिए नहीं यूज़ करना है. आपने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि IPOs को अवॉइड करिए. जी यार ये चारों तरफ तो लोग IPO का ही बात करता है. यूट्यूब में खोलो IPO रिव्यू कर रहे हैं लोग, टीवी में देखो IPO रिव्यू कर रहे हैं लोग, और आप एकदम कॉन्ट्रेरियन बात कर रहे हैं. तो वाई? मैंने अपने 13 साल के इन्वेस्टिंग करियर में सिर्फ एक IPO में इन्वेस्ट किया है और वो भी मेरी एक इन्वेस्टी कंपनी का डीमर्जर सिचुएशन था. तो उसमें मैंने पैसा लगाया. देखिए IPO जब आता है तो प्रमोटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और पूरे जो इकोसिस्टम के लोग हैं वो मिलके मार्केट से अपनी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं. प्रमोटर के लिए अच्छा होगा, जो पहले इन्वेस्टर्स हैं, प्री IPO इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अच्छा होगा. आपके लिए अच्छा होना काफी मुश्किल है. एंड आई एम श्योर पीपल विल हैव probably 50 एग्जाम्पल्स दैट देखिए पिछले 2 साल में इतने पे IPO हुआ था, अभी ये इतना हो गया. SME सेक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए कि कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुंची हुई हैं. बट मुझे बेसिकली एक बहुत हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए और मुझे ऐसा नहीं लगता कि unless and until I have known of the company previously, like it's a special situation, demerger हुआ या कुछ हुआ है, वो पहले कोई एसोसिएट थी या सब्सिडरी कंपनी थी, मेरे लिए वहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है. एंड अगेन लाइक आई सेड, स्ट्रेट एंड नैरो, एंड आई नो मुझे कहाँ नहीं जाना है. तो मैं IPOs को बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ. मैं इनफैक्ट IPO के बाद करीबन 4 से 5 साल तक ज़्यादातर कंपनीज को अवॉइड करता हूँ. इट्स अ वेरी एक्सट्रीम व्यू बट आई मेंटेन. माय गॉड, सारा बातचीत तो उसी के राउंड ही होता है. तो आपने शुरू में आपने बोल दिया था कि जहाँ बातचीत होती है मैं उससे दूर हो जाता हूँ. आई थिंक असली लॉन्ग टर्म तरीका वही करने का है. और विवेक जी देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत जगह लोग बोलते हैं टाइमिंग द मार्केट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट. मुझे इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना है और मैं इसको छोड़ नहीं सकता. तो मेरे लिए जो मेरी कैपिटल है उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है. रिटर्न्स जब भी आएंगे वो बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाएंगे. उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है. स्टैटिस्टिक्स भी ये बोलता है, एक केली प्रिंसिपल होता है कि आप कॉइन को टॉस करते जाएंगे, सो द नंबर ऑफ टाइम्स यू कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टॉसेस, you will basically get to a place where the number of times you receive a heads, for example, starts increasing. तो मरी हुई कंपनीज को लेना, अगर वो थोड़ा भी चलनी शुरू होंगी, उनमें से कुछ कंपनीज आपके लिए इतना कर जाएंगी कि आपको आगे जो भी चीज़ है वो मिल जाए.
तो मेरी जो अप्रोच है वो डेंस है, मेरा जो तरीका है वो थोड़ा आइकॉनोक्लास्टिक है, बट मुझे वो आता है और मुझे वो पता है, मैं उसमें सेफ और कंफर्टेबल हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए, एटलीस्ट मैं जितने लोगों से बात करता हूँ मैं उनको ये इम्प्रेस करता हूँ, आपका रिटर्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सेविंग रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, आप उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं, और सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, सेविंग कर पाते हैं, वो आपको ज्यादा रिटर्न्स दे देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्सेस पुटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन अ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। आई थिंक दैट इज द डिस्कशन पीपल नीड टू हैव, कि मेरी नेटवर्थ क्या है, उसमें से कितना किस एसेट में लगाया हुआ है, और हर महीने जो मैं पैसा कमाता हूँ उसमें से कितना पैसा मैं स्पेसिफिकली सेव कर पाता हूँ अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। आई थिंक दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों, ये चर्चा ना कई लोगों को थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे सुपरफ्लुअस लग रहा होगा, बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई आल्सो कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू, कि जब तक हम ये स्टॉक प्राइस देखते रहेंगे ना, तब तक हम ये ब्रॉडर स्टॉक मार्केट का यूटिलिटी को समझ ही नहीं पाएंगे। जो सेविंग कन्वर्ट होती है वेल्थ में, और स्टॉक मार्केट इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सेविंग को सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं और सही स्टॉक्स में, उनके बिजनेसेस में घुस के अर्ली और उसको राइड कर लिए, तो कितना बड़ा वेल्थ कन्वर्ट हो सकता है। एंड यू नो, नॉट जस्ट करण, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ आजकल, तो इतने लोगों से मिलता हूँ, फिनोमिनल वेल्थ क्रिएशन। आई थिंक इंडिया में ये जो इक्विटी कल्चर पिछले 5 साल में जो आया ना, ये बेस पहले से बना हुआ था, बट 5 साल में फॉरगेट अबाउट द ट्रेडिंग एंड द ऑप्शंस ट्रेडिंग पार्ट, बट इक्विटी से जो लोगों ने बिलीव करके पैसा बनाया, इट्स अनबिलीवेबल। देखिए, लाइफ चेंजिंग पैसा अभी भी बना है, उस लाइफ को चेंज करने की बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने नहीं की हैं। तो मेरा जो बिलीफ है इक्विटी मार्केट्स में, वो मेरे लाइफ में जो मैंने चीजें देखी हैं, फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ अ लॉस मेकिंग फैमिली बिजनेस टू बीइंग हेविली इन डेट टू बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, एंड हमारी लाइफ में जो भी हुआ है वो स्टॉक मार्केट से आया है। सो हमने उस वेल्थ का इम्पैक्ट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आज अगर हम उसमें बिलीफ रखते हैं तो वो बिलीफ इस चीज में नहीं है कि हमारे पास 1 रुपया है, कल हम उसको 5 साल बाद 1.5 रुपया बना लेंगे, बट हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी पैसा है उसको हम प्रोडक्टिव कंपनीज पर लगा रहे हैं जो उससे वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन सेइंग कि चलो अभी मेरा ऑफिस में ब्रेक है तो मैं ऐप खोल के देख लूं, या आज मेरी सैलरी आई है तो चलो मैं थोड़े से पैसे डाल के देख लूं। Plain simple vanilla index investing also can create a lot of wealth. Of course. So as long as you're invested and invested over a long period of time, just ignore the noise, develop your knowledge and just move from there. Everything else is just, you know, noise. आप और मैं आज बैठकर इस प्लेटफॉर्म पर 10 कंपनियों को खोलकर उनके बारे में 20 तरह की बातें कर सकते हैं। टीवी पे रोज होता है, राइट? ये खरीदो, ये बेचो। कितने इन्वेस्टर्स हैं या वो कितने एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वैल्यू डिलीवर करती है। हमको वो तरीका सीखना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एज्यूम करते हैं चलिए कि कोई एक फैमिली मेंबर है, वो अपने फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू करना चाह रहे हैं, तो अब आप बताइए स्टेप, पहला काम क्या करें? पहले 5 साल म्यूचुअल फंड्स, पहला 5 साल म्यूचुअल फंड। प्लेन लेकिन मेरे पास तो 5 लाख अभी है, तो मैं क्या करूं? 5 लाख इंडेक्स में तुरंत बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल दीजिए, वो अपने आप इक्विटी को मैनेज कर लेगा। अगर लमसम डालना है तो वो कर लीजिए, नहीं तो इंडेक्स में SIP कर लीजिए, वहां से शुरू कर दीजिए। सिस्टमिक ट्रांसफर प्लान जो होता है वो ले लीजिए, कैम्स और केफिनटेक के प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, उसको कर लीजिए। कि लिक्विड फंड में डाल दीजिए या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में डाल दीजिए, उससे इक्विटी में शिफ्ट कर लीजिए। आज की डेट में सारे तरीके अवेलेबल हैं आई थिंक, और वो बहुत इजी और ऑनलाइन हो चुके हैं, उनको करना काफी आसान है। तो 5 साल मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया और मैं फिर मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो कुछ और काम है, तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अब ये 5 लाख एज्यूम करते हैं कि 5 साल के अंदर में कम से कम 10 लाख तो हो गए, कम से कम। फेयर, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, बट नीचे आता है तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होता है। जब वो नीचे आता है तो वो तो फंड मैनेजर का काम है आपको बेनिफिट दिलाने का। 10 लाख हो गए, कब मैं सोचूं कि यार मुझे डायरेक्ट इक्विटी भी करना है? देखिए, दिस विल साउंड लाइक अ स्मोकर टेलिंग अदर पीपल नॉट टू स्मोक, बिकॉज़ इट्स अ फिल्थी हैबिट। बट अगर आप जो भी काम करते हैं उसमें, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको एक पे पैकेज ऊपर मिलता है।
आपकी इनकम का कैगर ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि स्टॉक मार्केट का कैगर क्या है। ओके आप अगर उसकी तरफ ध्यान दे पाते हैं और इधर से सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को ही कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में घुसना है तो आप म्यूचुअल फंड करते जाइए, साथ साथ स्टॉक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। ओके इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू कीजिए, जो Okay. न्यूज़पेपर्स मैंने बताए उनको पढ़ना शुरू कीजिए, बेसिक फ्रेमवर्क बनाइए। और जहां से हम लोग शुरू हुए थे, यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग थिंग्स ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस सो दैट यू कैन स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि आज न्यूज में क्या आया, बट न्यूज में जो आया उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या थे, वो जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझना शुरू करेंगे आप उससे आगे बढ़ पाएंगे। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। एक करण, अभी क्या हो गया है कि ब्रोकर लोग का जो रिसर्च रिपोर्ट है ना, उसका एक्सेस बहुत ईजी हो गया है। जी कोई भी गूगल करो तो किसी न किसी ब्रोकर कर, अब आप उस स्ट्रक्चर देखो उस ब्रोकिंग रिसर्च रिपोर्ट का, उसमें एक बायसनेस क्लियरली दिखती है कि वहाँ बाय रिकमेंडेशन दिया है, इसीलिए अब उसको जस्टिफाई करने के लिए 25-30 पन्ने का डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो अब लोगों की हैबिट भी हो गई है कि गूगल करते हैं, ब्रोकर रिपोर्ट मिलता है, उसको पढ़ते हैं, वो स्टॉक उनको जम जाता है और उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा उसके फेवर में नहीं हूँ इस थॉट प्रोसेस के, बट क्या करें, अभी जो है सो है। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, थीम्स देखो इंडिया में क्या चल रहा है, उस थीम्स में खुद आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टॉक सही फिट बैठेगा। ये थोड़ा तकलीफ वाला काम है, मेहनत का काम। बट इसको ना एक अलग एंगल से देखते हैं, मैंने पहले भी कहीं इस बारे में बात की है। ये सर्कल क्या है स्टॉक मार्केट का, अगर एक एवरेज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो जाएगा टीवी देखेगा, टीवी पे वो किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनेगा, आज उसने कुछ लिया है, 3 महीने बाद उसको बताया जाएगा अब तुम इसको बेच दो। वो बताने वाला कौन है? किसी ब्रोकरेज का एम्प्लॉय है, और सुनने वाला कौन है? किसी टीवी चैनल का एम्प्लॉय है। जब वो इन्वेस्टर खरीदेगा बेचेगा, ब्रोकरेज जनरेट होगी, ब्रोकरेज जनरेट होगी तो वो ब्रोकर उस टीवी चैनल पे ऐड देगा, and the cycle turns. So if something is available for free, then you are the product. Yeah. So I think that is what we need to look at. पैसा बन सकता है। आई एम श्योर इसको देखने वाले बहुत लोग ये सोचेंगे कि ये सब ज्ञान की बातें हैं, मैंने तो फला जगह से देखी और देखी मेरे को कितना हो गया। अगर कोविड जैसी सिचुएशन आती है या कोई और मार्केट मूविंग कंडीशन आती है, डू यू हैव द कन्विक्शन टू होल्ड व्हाट यू हैव? या So my sole claim to having conviction is कोविड के दौरान कुछ नहीं बेचा और भर भर के खरीदा। एकदम सही। ये इलेक्शन के दिन भर भर के खरीदा। करेक्ट। पिछले साल जब रशिया यूक्रेन वॉर आई थी, आई थिंक 24 फरवरी की 22 की बात है शायद, भर भर के खरीदा। सो आपको वो कन्विक्शन कहाँ से डेवलप होगी, और वो कन्विक्शन स्पेकुलेशन की तरफ नहीं है कि ताश की बाजी शुरू हुई है और मैं तो पहले 8 राउंड ब्लाइंड में ही चल दूंगा। बट हाउ डू यू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स दैट यू होल्ड and how do you basically play that? तो 3 पत्ती नहीं खेलनी है, पोकर खेलना है, बट उसके लिए कैसे वहां जाना है वो फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बनाना है। बहुत सही है। 3 पत्ती नहीं खेलना, पोकर खेलना है। वैसे मैं दोनों गेम जानता हूँ, तो आई टोटली एग्री टू व्हाट ही इज सेइंग कि पोकर इज फार मोर रिचर गेम देन 3 पत्ती। आपने मेंशन किया है कि स्ट्रेंथ, अल्टीमेटली आपने अपना एक स्ट्रेंथ डिफाइन किया, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वेशन में बाइंग जोन निकालने की कोशिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट जो है सब पढ़े हैं, बट उसको एक्चुअल में ट्रूली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट फंड मैनेजर्स। उनका तो काम ही है कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आधार पे इन्वेस्टमेंट करें। इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ बाइंग जोन। सो आपने फंड मैनेजर्स की बात की। देखिए, फंड मैनेजर्स के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनको लिक्विड कंपनीज चाहिए, उनके फंड का जो भी थीम है या जो भी स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से कंपनीज खरीद सकते हैं। मैंने पहले बताया मैं बहुत इलिक्विड कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। Okay. मेरे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ से आता है कि अगर आज इस कंपनी की मार्केट कैप X करोड़ है, इसके जो मुझे एसेट्स दिखाई दे रहे हैं उनकी जो प्रोडक्टिव वैल्यू दिख रही है वही इससे कई X है। ओके, वहां से हम बेसिकली चीजें लेके आते हैं। तो जैसे मैंने थर्मल पावर कंपनीज की बात की, शुगर कंपनीज की बात की, सीमेंट कंपनीज की बात की। अब पूरा प्लांट जो है वो सपोज 2000 करोड़ का लगता है, उससे जो ईयरली रेवेन्यू आता है वो X,000 करोड़ का आता है। पूरी कंपनी मार्केट कैप में आपको 300 करोड़ रुपए में उपलब्ध है। वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और सीमेंट है, राइट, घर बनेंगे तो वो बिकना है, कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री है, 4-5 बड़े प्लेयर हैं, वो प्राइसेस जो हैं बेसिकली मार्केट में डिक्टेट कर सकते हैं। नीचे वालों को उससे 20% नीचे भी मिल जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन 15% या 20% नीचे भी हो जाएगा, कुल मिला के इतना पैसा कमा लेंगे। मुझे बस ये स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद मैं उसको पढ़ के आई थिंक वहां से निकाल सकता हूँ।
दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ना अंडरलाइंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जिसको लोग थोड़ा सा लेट पकड़ते हैं. जैसे सीमेंट की बात करते हैं, टेक्निकल है बट एक सेकंड में समझाने की कोशिश करता हूँ. सीमेंट पहले लाइमस्टोन से बनता था. बेसिकली आप जाएंगे, खान से निकालेंगे, क्रश करेंगे और सीमेंट बनाएंगे. आज से 10 से 15 साल पहले 2-3 और टेक्नोलॉजीज आई जिनमें बेसिकली ये बोला कि थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलती है उसको मिला के सीमेंट बनाइए. आयरन से स्टील बनाते वक्त जो स्लैग बनता है उसको लीजिए, उससे सीमेंट बनाइए. पीपीसी और पीएससी सीमेंट बोलते हैं. तो लाइमस्टोन वाज क्लोज टू अबाउट 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन सीमेंट. उसमें से ऑलमोस्ट 50% निकल गया और वो जो प्रोडक्ट मिला वो दूसरी इंडस्ट्रीज का वेस्ट प्रोडक्ट था. सो यू वर लिटरली जस्ट पेइंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. और चूंकि लाइमस्टोन और कोल और आयन ये सब सेम एरियाज में मिलते हैं, आपको बेसिकली वो सारी की सारी इंडस्ट्री अंडरलाइंग मिल गई. शुगर इंडस्ट्री की मैंने बात की, वो हमने क्यों खरीदी? एथेनॉल बेसिकली एक प्ले था जहां पे शुगर केन से लेकर शुगर तक कितनी बिकेगी वो पूरा का पूरा बना हुआ था. तो एक रफ विंडो थी जिसमें पता था कि इसकी इतनी रिटर्न आती है बिजनेस की. वहां से वो चीज चेंज हुई. तो मुझे अभी भी याद है अगस्त 21 में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है अनिल गोयल जी. उन्होंने करीबन 1-1.5 घंटे का यूट्यूब पे सेमिनार किया था और बिल्कुल सिंपल, आई थिंक इससे भी सिंपल पीपीटी है. वो बात कर रहे हैं किसी से, मेरे को याद है एरर, एक लाल लाइन पूरे वीडियो में घूमती रहती है. एक्सट्रीमली ड्राई वीडियो. उस वीडियो को देखकर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की. और पिछले 3 सालों में उसने जो काम किया, अभी शुगर इंडस्ट्री आउट ऑफ फेवर है. आप देखेंगे इट्स अ टेक्निकल प्रेजेंटेशन ऑन शुगर केन. ही इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर एंड ही इज वर्थ thousands of crores if not more. And he had the humility to go into that industry and understand it at that level कि भैया इस तरीके का गन्ना होता है तो उसमें से शुगर इतनी ज़्यादा निकलती है, उसमें पानी इतना कम लगता है. और यूपी में जो शुगर मिल्स हैं इनके पास नदी रहती है. साउथ की शुगर मिल्स के लिए बारिश चाहिए होती है. सो अब ये सब टेक्निकलिटीज जब आप निकालेंगे तब आप उसको समझेंगे. तो मैं शुगर सेक्टर क्यों चुनूं तो मैं कोई कंपनी क्यों चुनूं. अब मैं कहूं कि आप कंपनी चुनिए और वो चुनिए जो यूपी में काम करती हो. यू नीड अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डू व्हाट यू नीड टू डू. एंड दैट इज वेयर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम्स फ्रॉम. कि भाई बारिश नहीं होगी तो मेरी चीनी कंपनी को शायद नदी से पानी मिल जाएगा तो वो शुगर बना लेगी. दैट इज द काइंड ऑफ एकदम अलग सी थिंकिंग कि इसकी वैल्यूएशन क्या है, वहां से हम इसको पकड़े. बाप रे बाप, मतलब ये तो एक्सेल शीट वर्किंग ही नहीं है. एक्सेल शीट तो देखिए सबके पास है ना, तो फिर वो तो मेरे से बहुत लोग बहुत आगे हैं उसमें. मेरा तो अगर कह रहे हैं सेबी इन्वेस्टर्स के लिए एग्जाम लाने वाली, अगर उस एग्जाम में मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन हुए तो मैं सर्टिफाइड इन्वेस्टर नहीं बन पाऊंगा. मुझे ये पता है. इंटरेस्टिंग. आपने कभी किसी स्टॉक को लिया तो वो नेक्स्ट डे तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा बिकॉज मार्केट को नहीं पता है कि आपने लिया है, गिर गया सपोज. हाँ. तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? खुश होता हूँ, मुझे तो और लेने का मौका मिलेगा तो अच्छा. मेरे लिए तो अच्छा ही है. बट कब तक लेते रहेंगे? और गिरता गया तो देखिए मैंने आपको पहले से बताया कि मुझे पोजीशन बनानी है और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months to a year, कई बार उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम में बनानी है. जो मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग है वो करीबन एंड ऑफ 2018 से लेकर बिगिनिंग ऑफ 2022 तक मैंने उसमें पोजीशन बनाई. SIP मोड में खरीदा, कई बार उसको दूसरी चीज़ों को लिक्विडेट करके खरीदा. और वो उसका स्विंग उस टाइम में आप समझ लीजिए मैंने करीबन 80 रुपये में लेना शुरू किया. बॉटम उसका 42 था. टॉप मैंने जहाँ तक लिया था वो तब $200 रुपये का था. उसके बाद वो फिर वापस 110-120 रुपये आया. आई बीन होल्डिंग इट ऑल थ्रू. और फिर उसके बाद बुल मार्केट थिंग्स हैपन. अभी तक थीसिस प्ले आउट नहीं हुआ है. स्टॉक 405-450 रुपये तक पहुँच के आ चुका है. तो बेसिकली आप मार्क टू मार्केट नहीं देखते हैं अपना? मैं करूंगा क्या उसका, मतलब मुझे लिक्विडेट नहीं करना ना. देखिए मैंने आपको क्या बोला, मेरा बिजनेस है कि मैं स्टॉक्स खरीदता हूँ. तो मैं अपना स्टॉक इसलिए नहीं लिक्विडेट कर दूंगा कि मार्केट में वो आ गया. मुझे बिजनेस में डटे रहना है बिकॉज ये मेरा काम है. राइट. एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस आई डोंट नो हाउ कितने लोग समझ पा रहे होंगे ये बात को. मैं समझ पा रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ. बिकॉज मैं रीज़न बताता हूँ मैं क्यों अप्रिशिएट कर रहा हूँ. क्योंकि मेरा जर्नी जो था एज अ ट्रेडर, मैं इंट्राडे ट्रेडर, स्कैल्पिंग, फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग. अब मैंने एक अपने लिए एक टारगेट बनाया है कि मुझे अब कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर बनना है. कि मुझे 4-5 साल के अंदर में वैसा बनना है कि मैं लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करूं पर लंबी अवधि तक होल्ड करूं, बड़ा क्वांटिटी करूं. जब मैं उस थॉट प्रोसेस में आ रहा हूं ना तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है. मैं वो प्राइस को एकदम वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ.
मैं धंधे को समझना चाहता हूँ, बिजनेस में बहुत, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू ट्रांसफर माई सेल्फ, बिकॉज मुझे प्राइस की इतनी आदत लगी हुई है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नज़ारा है, एंड नो नॉट रिकमेंडेशन, जस्ट टेलिंग यू कि द वे आई एम सीइंग माई किड्स प्लेइंग गेम और टॉकिंग अबाउट गेम्स, मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कोई अगर EA स्पोर्ट जैसा इंडिया में क्रिएट कर दे तो हम कब तक बाहर वालों का EA स्पोर्ट को पैसा देते रहेंगे. इंडिया में भी तो देयर इज अ पोटेंशियल लाइक इन अदर बिजनेसेस. तो मुझे लग रहा है देयर इज अ स्कोप ऑफ सम गेमिंग कंपनी डूइंग वंडरफुल जॉब. अब बाकी तो सब फालतू ड्रीम इलेवेंस वगैरह खिला रहे हैं. नज़ारा एक्चुअली इज अ टेक प्ले विद गेमिंग. तो दैट इज मोर वैल्यूबल कि आप टेक है, यू आर टेक फर्स्ट एंड देन यू बिकम अ गेमिंग कंपनी. नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ. तो मैंने वो थीसिस बनाया कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा. तो मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया. जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन 10% डाउन. अच्छा, उसमें क्या हुआ, निखिल कामत ने भी इन्वेस्ट किया. तो वो मेरे थीसिस को भी एक स्ट्रेंथ देता है. और ही रिकॉर्डेड अ वेरी गुड वीडियो विद गेमर्स. अगर आपने देखा होगा कभी, उसका एक सीरीज है WTF सीरीज, उसके अंदर में गेमिंग ओनर्स पे उन्होंने एक अच्छा रिकॉर्ड किया था. उसके बाद मेरे को और कन्विक्शन आया तो मैंने और लिया. तो ये स्टॉक नीचे 650 चला गया था. जब मैं देखना चालू किया था आई थिंक 900 का भाव था, 900 850. ये वापस 940 में आ गया. अब वो थॉट प्रोसेस कि यार थीम में मैं इंटैक्ट रहूँगा, भाव नहीं देखना है, मार्क टू मार्केट लॉस नहीं देखना है, नीचे आ रहा है तो ठीक है, अपने को लेने में कोई दिक्कत नहीं है. वो थॉट प्रोसेस क्रिएट करने में मुझे समय लग रहा है, बट आप लोग ऑलरेडी थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, कमेंडेबल है. अब देखिए, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना अलग अलग चीज़ों से समझ आता है. जैसे मुझे पहले चार्ट्स बिल्कुल नहीं देखने आते थे. अब पिछले 3-4 सालों में मार्केट में लोगों से मिलने लगा जो कुछ चार्ट का भी काम करते हैं. तो जस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी मैं अपने किसी ना किसी स्टॉक का चार्ट लोगों से पूछ लेता हूँ. 99% जवाब यही आता है, अभी तो इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा. और 3 महीने बाद वो स्टॉक 50% बढ़ चुका. बराबर है. तो वो जिस दिन उनका ब्रेकआउट आता है, मैं उस दिन घुसूंगा तो मैं कैसे काम करूंगा. मेरे पास वो तरीका नहीं है. मुझे बिजनेस को देखना है और 5 साल बाद को देखना है. एवरेज होल्डिंग पीरियड मेरा 3 से 5 साल रहता है. तो बट और देखिए, छोटी कंपनी है, वो एक जगह पे जाके थक भी जाते हैं. तो मैं ये नहीं कहता कि आई एम अ फॉर एवर होल्डर, बट लो चर्न एंड अ रीजनेबली हाई पीरियड ऑफ होल्डिंग, ताकि कंपनी को काम करने का थोड़ा सा मौका मिल जाए. आपका टोटल नेटवर्थ, फाइनेंस नेटवर्थ का कितना परसेंटेज इक्विटी में है? सो लिक्विड नेटवर्थ आई थिंक बिटवीन 75 and 80% है जो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट हुआ है. उसमें गेन्स और इन्वेस्टेड मनी दोनों इंक्लूडेड है. और फैमिली का ओवरऑल इतना ही है, यही लेवल है. तो है. मेरा बल्कि थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है. फादर इज 100% इक्विटी फॉर द लास्ट 40 years. हमारी फैमिली ने कभी इंश्योरेंस नहीं लिया, कभी कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं किया. हमेशा से सब कुछ स्टॉक्स में ही रहा है. और मॉडेस्टली जिए हैं, वेल्थ क्रिएट किया है, उसके बाद उसको यूज़ किया है, उससे कुछ एसेट्स बनाए हैं. अब उन एसेट्स के रिटर्न से जो पैसा इनकम है उसको भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं. सो everything's end is basically staying invested all the time. एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास के लिए कितना डिफिकल्ट है ये कॉल लेना कि मेरा 100% इक्विटी रहेगा? गलत है, मैं कहूँगा. और मैं अपने फादर ने जो डिसाइड किया, मैं उससे अलग रहता हूँ. आज से 8 से 9 साल पहले मैंने सबसे अच्छा डिसीजन और सबसे डम डिसीजन ये लिया कि उस टाइम पे रफली 25% ऑफ इनकम मैंने एक सिंपल रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दी, जो पिछले 7-8 साल से चल रहा है. अपनी जॉब में मैं EPF में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डालता हूँ. देखिए, मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ाना है. अगर मुझे टैक्स एग्जाम बेसिस पे 7 से 8% रिटर्न किसी प्रोडक्ट से मिलता है जो मुझे करीबन 35 से 40 साल का कंपाउंडिंग भी देता है, तो मैं उस पैसे को जितनी लिमिट तक कर सकता हूँ मैं उसको करूँगा. उसके बाद जो पैसा बचेगा मैं उसको इक्विटी में लगाऊंगा. अगेन आई गो बैक टू द सेम थिंग, ऑफ योर इनकम व्हाट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन सेव. मेरे पास ये प्रिविलेज रही है. आई एम एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली. माई वाइफ हैज बीन एन अर्निंग मेंबर फ्रॉम द बिगिनिंग. वी गॉट मैरिड. We've always had that thing. इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है. सिंगल अर्निंग हाउस होल्ड्स बहुत ज़्यादा हैं. उन लोगों को लिए ये बहुत मुश्किल है. I am deeply aware of the privilege that I speak from. But again, I go back to the simple basic fact कि जो पैसा आप बना रहे हैं उसमें से कितना पैसा आप conspicuous consumption पे खर्च कर रहे हैं और कितना पैसा अपने फ्यूचर सेल्फ को दे रहे हैं. उसको इन्वेस्टमेंट सेविंग से हटा दीजिए. ये बोलिए, अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास 1 रुपया आएगा तो उसमें से 50 पैसे अपने फ्यूचर सेल्फ को देने की कोशिश करूँगा. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चीज़ें बन जाती है, मार्केट में जैसा पीरियड आया है, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अच्छे से इन्वेस्ट किया था, चाहे वो स्पेक्यूलेटिव था या फंडामेंटल था या वैल्यू इन्वेस्टिंग था,
they've seen life changing money. तो अगर आज से 5 साल बाद ऐसा 4 साल का पीरियड फिर आया, उस टाइम पे जो लोग ये अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे कि फिर वो बोल सकेंगे अब इनकम जो सैलरी से आ रही है वो ज़रूरी है बट कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है. यू नो, वो सिर्फ फिर इसलिए हो जाएगी अब मेरे लिए सैलरी एक जरिया है हर महीने फ्रेश कैपिटल जनरेट करने का. मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है. मैं ये आजकल फायर जो चल रहा है उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट अगर मुझे वो करना भी हो तो मुझे आज दिक्कत नहीं है वो सोचने के लिए, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ बन गई. अच्छा, ये जो माइंडसेट है, थैंक्स टू योर फादर कि आपको बहुत अर्ली स्टेज में इस माइंडसेट में वो घुसा दिए. नहीं तो मोस्ट ऑफ अस, आई मीन नॉट मी बट मोस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन अंडरस्टैंडिंग दिस पावर ऑफ इक्विटी. हम लोग अभी भी अपने खर्चे को, अपना लाइफस्टाइल और इम्प्रूव कैसे करें, क्या गाड़ी खरीदें, क्या ब्रांड पहने, मोस्ट ऑफ अस आर कंज्यूमिंग आवरसेल्फ देयर. See, I still drive a very modest car. I think most of the electronics that I have, they are usually last year's model. एक generosity towards self and others close to you, वो मुझे मेरा एक ड्रॉबैक रहा है जिसको मैं पिछले 3-4 साल से, स्पेशली कोविड के बाद, फैमिली की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है दिमाग में, उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत सिंपल रूल्स अपने लिए लाइफ में बनाना, उनके लिए फैमिली का साथ होना और पार्टनर का साथ होना बहुत ज़रूरी है. लिविंग बिलो वंस मीन्स, मैं आज भी पिछले करीबन 8 साल से हर महीने एक मंथली बजट बनाता हूँ फैमिली का. उसको हम लोग 90 to 95% मीट करते हैं. वाह. अगले 1-2 साल में कोई बड़ा खर्चा होता है तो उसके लिए एक रिकरिंग डिपॉजिट टाइप की चीज़ खोल के रख देते हैं कि जब आए तो उसका 70-80% पैसा हमारे पास तैयार हो. पहले जब मैं ATC की सेविंग्स किया करता था तो मैं उसके लिए भी एक RD बना देता था कि फरवरी मार्च आएगा तो इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, तो इसके भी पैसे मेरे पास इकट्ठे रहेंगे. और एक रफ कोशिश ये रही है, मतलब गोल ये रहा है कि जो फैमिली की इनकम हो, सारे जो खर्चे हैं उससे 40% में कर लें. बाकी पैसा जो है वो सेविंग में, चाहे इक्विटी में जाए या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में जाए, वो करना है. अगेन वेरी डीपली अवेयर ऑफ द प्रिविलेज दैट आई हैव कि वो नंबर मीट हो पाया है. बट उसका एक कारण ये भी रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर रहा है. उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया है, मेरी वाइफ ने. पहले मैं भी एक एवरेज दिल्ली का लड़का था, बट बहुत जल्दी काम करने लगा और फिर एक अच्छा पार्टनर मिलने की वजह से स्पेंडिंग पैटर्न्स उस तरह से नहीं बनी कि जो चीज़ लेटेस्ट है मार्केट में और चारों तरफ ये देखते रहना कि अब मैं क्या खरीद सकता हूँ. मेरे अंदर वो भूख, मटेरियल भूख नहीं रही है. उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं जो पिछले 11-12 साल में क्रिएट हुई हैं, वो उसकी वजह से हुई हैं. इस वजह से नहीं कि 2020 में थैला लेके पहुंच गए थे और मार्केट में सब रख दिया. बट उस टाइम वो कन्विक्शन की थैला लेके जाना है, वो कहाँ से आई, वो पीछे से डेवलप हुई. करेक्ट. सो एज दे से दैट इन्वेस्टिंग इज नॉट अ साइंस, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. एंड आज करण के साथ बात करके ना बहुत ही डीपली अंदर तक सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें रजिस्टर हुई है. और जो लोग लास्ट तक रुके हैं ना, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रियलाइज द सब्सटेंस विच ही वाज टॉकिंग. और जनरली इन्वेस्टिंग के वीडियो बहुत ज़्यादा चलते नहीं है. ट्रेडिंग वाला, ऑप्शन ट्रेडिंग वाला वीडियो बहुत चलता है. लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ये सब वीडियोज़ में जो लास्ट तक रुकेगा ना, वही वो 1% का हकदार है. जो 1% है ना, जो पैसा बहुत बनाते हैं, तो आप हकदार हैं उसके. थैंक यू लास्ट तक रुकने के लिए, और थैंक यू करण हमारे साथ. Thank you so much for having me here. You know, you've had very, very great personalities on this show. I was very skeptical, you know, if I'll have something of value to offer. अभी भी मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये फ्रेमवर्क्स लगेंगे बेकार की बातें हैं, बट आई थिंक अगर कुछ लोगों को भी कन्विक्शन डेवलप हो पाए एंड यू नो दे कैन डू समथिंग विद इट, आई थिंक आवर गोल विल बी मेट. एंड थैंक यू अगेन फॉर व्हाटएवर स्टॉकेज एंड फेस टू फेस इज डूइंग for the investor community. I know it's difficult. You have a full-time business that you run. I was just talking to you before the show as well. So thank you very, very much for all you do. Thank you. Thanks a lot, Karan. Really appreciate this. So दोस्तों, ये था इन्वेस्टिंग. बहुत अलग सोच, अलग तरीके का. हम चाहते थे तो केस स्टडी बेस कर सकते थे, एक एक स्टॉक पकड़ के उसके बारे में बात कर सकते थे. बट आज मेरे को लगा कि करण से कुछ अलग टेंजेंट पे बात करना चाहिए. कैसे अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि हम लॉन्ग टर्म रियल में वैल्यू इन्वेस्टिंग करें और पैसा बनाएं. तो आई थिंक ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं तो फॉरवर्ड करूँगा ये अपने दोस्तों को, और आप भी करेंगे, बिकॉज ये सब नॉलेज
है, चारों तरफ मिल जाती हैं, बट सही इंसान से सही तरीके से मिलना भी इम्पोर्टेंट है। वही हमारा काम है फेस टू फेस में। थैंक यू वीडियो देखने के, ध्यान रखिएगा। जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.